हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई से पढ़ाई। अभी हमने क्लास 9 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, और जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसका आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, प्लस आपको ये बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ाया था? फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सॉलिड्स के बारे में। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था लिक्विड्स के बारे में, और मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी जिसमें मैटर को हम डिफाइन कर रहे थे, विद एग्जांपल्स बताई थी। तो अगर आपको कुछ उसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम आगे कर रहे हैं अभी। तो जो आज हम करने वाले हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता रखा है मैंने आपको, ये नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप पेपर में इतना लिखोगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो आइए, सॉलिड लिक्विड स्टेट मैंने पढ़ा दिया था, हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड के बारे में मैंने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो कंप्रेसिबल कम होते हैं, उनको दबा नहीं पाते हम, फोर्स नहीं लगा पाते। लिक्विड के बारे में मैंने पढ़ा कि वो कंप्रेसिबल हैं थोड़े, ठीक है, मतलब सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा। लिक्विड, सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं है, लिक्विड थोड़े से हैं, पर गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, जिसे एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक सिलेंडर में आपको डाल करके दी जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर सीएनजी, जो गाड़ियों में चलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर अभी कोरोना आया था तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स चल रहे थे, है ना। तो इन सबको कंप्रेस कर दिया जाता है और सिलेंडर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल करके दे देते हैं, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हाईली कंप्रेसिबल है, ओके। फिर ये हाईली डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया था इंटरमिक्सिंग। तो जब जो गैसेज हैं, आप देखो एटमॉस्फेयर में आपकी कौन कौन सी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, आपको बताया एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में आपकी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपस में मिक्स हो रखी हैं, है ना। तो जब ये मिक्स हो रखी हैं तो इसी मिक्सिंग को तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन शो करती हैं, और डिफ्यूजन शो करना किससे इंटरलिंक होता है? पार्टिकल की मूवमेंट से। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते तो डिफ्यूज़न हुआ कम, लिक्विड के पार्टिकल मूव करते रहते हैं तो डिफ्यूज़न हुआ ज़्यादा, गैस के पार्टिकल तो हमेशा कीप ऑन मूविंग एंड मूविंग, तो देयरफॉर तो गैसेस क्या करती हैं? हाईली डिफ्यूज़न को शो करेंगे। अच्छा, सॉलिड की शेप फिक्स थी, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं थी, और गैस की शेप फिक्स नहीं है। सिलेंडर में डाला तो सिलेंडर जैसी, सिलेंडर से लीक हुई तो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, ठीक है, ओके। नो फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। अभी वो जो गैस है आपको इतनी छोटी सी जगह में भी आ सकती है, कंप्रेस करके थोड़ा सा कम प्रेशर करो तो इतने में आ सकती है, थोड़ा और कम प्रेशर करो तो इतने में आ सकती है, नहीं तो एटमॉस्फेयर में तो कहीं पे भी वो जा सकती है। अच्छा, गैस के पार्टिकल कीप ऑन मूविंग विद हाई स्पीड, तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, किसके पार्टिकल की? तो गैस के पार्टिकल की। लिक्विड की उससे कम, सॉलिड की सबसे कम, ओके, ठीक है। और जो, क्योंकि गैस के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, तो देयरफॉर जिस भी कंटेनर में आप इसको रखोगे उस कंटेनर की दीवार पे, वॉल पे ये प्रेशर लगाते रहेंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जाने पे सिलेंडर फट सकता है। कुकर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कुकर फट गया, जो घरों में खाना बनाने वाला कुकर था वो फट गया, क्योंकि जो उसके अंदर गैस इकट्ठी होती रही, वो गैस ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया उसकी वॉल्स पे कि वो फट गया। तो गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट। तो ये हो गए सॉलिड लिक्विड गैस। पेपर में आपको इसके बारे में डिफरेंस आ सकता है, तो आप पेपर में इनका डिफरेंस बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ही ईजी, आपने पढ़ रखा होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे कोई सॉलिड पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बन जाता है, ठीक है।
तो बर्फ़ है उसको आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लिक्विड बन गई, पानी बन गई। तो जिस टेम्परेचर पे वो हो, ऐसा हो जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो आंसर है 273.15 सॉरी तो 273.15 केल्विन जो होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हुआ क्या है, मेल्टिंग हुई कैसे है वो सीखते हैं। जो सॉलिड होता है जैसे आइस, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहते हैं। तो उनकी फोर्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर उनकी फोर्स को तोड़ना है तो हम सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना। हमने बर्फ़ को क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे ही बर्फ़ गर्म होना स्टार्ट हुई तो जो पार्टिकल्स के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, फोर्स थी, वो हीट की वजह से वो धीरे 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 कमज़ोर होती है। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत तगड़ा बॉन्ड था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जैसे ही हमने उस सॉलिड को गर्म किया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे वीक होगी और टूट जाएगी। जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटी तो पार्टिकल्स जो पास थे वो दूर हो गए। तो जैसे ही पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, जैसे ही पार्टिकल थोड़ा दूर हुए तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो देखो फिर, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब हम आइस को मेल्ट करके पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने प्रेशर चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर चेंज करना है। तो टेम्परेचर जिस पे ऐसा सॉलिड लिक्विड में बदल जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये कंसेप्ट समझो स्टूडेंट, ये है इंपॉर्टेंट। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ती है तो वो मोशन में आता है, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है। जैसे ही ये बॉन्ड, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती है, सॉलिड की स्टार्ट हो जाती है लिक्विड में होने की। तो सॉलिड यानी कि आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। तो छुपी हुई हीट का मतलब सीखते हैं। देखो वह बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये क्वेश्चन। तो छुपी हुई हीट है क्या, देखो पहली बात तो छुपी हुई हीट पढ़ने से पहले ये चीज़ सीखो, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया बर्फ़ का और बर्फ़ पिघल के बन गई पानी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे कि वो बर्फ़ से पानी बन जाए, तो पानी बनने के बाद क्या उसका टेम्परेचर चेंज होता है? तो आंसर है नहीं होता है। यानी कि बर्फ़ भी 0 डिग्री पे है, अब जो पानी पिघल के आया वो भी 0 डिग्री पे है। तो भाई जो मैं हीट दे रहा था, जो मैं गर्म कर रहा था, वो कहाँ चली गई, वो कहाँ छुप गई? तो वो छुपी कहाँ, उस हीट ने क्या किया, पार्टिकल्स को मोशन में लेकर के आया। तो जैसे ही मोशन में आया तो ये जो बॉन्ड टूटा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटी, ये किसकी वजह से टूटी, ये उसी हीट की वजह से टूटी। बट जो हीट ने अपना काम क्या किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, बट हीट ने अपना काम किया, बॉन्ड को तोड़ दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया। तो इसलिए ये जो हीट थी ये छुपी हुई कहीं दिखी नहीं हमें। ठीक है, तो ये जो हीट थी जो हमें दिख नहीं रही है, जबकि इसने इतना तगड़ा काम किया है, इसने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ दिया है। बट ये हीट ने सॉलिड से यानी कि आइस का जो वाटर में कन्वर्जन हो उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। सो द हीट विच इज़ रिक्वायर्ड, किस लिए, कि वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़े ताकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी कि ये वही छुपी हुई हीट है जिसका यूज़ किस चीज़ में हुआ है, बॉन्ड को तोड़ने में हुआ है। बॉन्ड को तोड़ते हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टूटते हुए, ये तो हमने देखा नहीं। ठीक है, हमने तो सॉलिड से लिक्विड बनते हुए देखा है। तो जब ये बॉन्ड टूट गया है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटी, तो इसी को, जिस हीट की वजह से टूटी, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, देयरफॉर हीट सप्लाइड ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, जो हमने हीट दी थी उसने क्या किया, हीट सप्लाई ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड की जो बॉन्ड थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो हीट ने तोड़ दी, उसी हीट ने जिससे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। सो सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट हो गया। बट देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड आफ्टर मेल्टिंग। जैसे ही बर्फ पिघल के पानी बनी, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि बर्फ भी 0 डिग्री पे रही और पानी पिघल के आया वो भी 0 डिग्री पे रहा। उस 0 डिग्री को 273.15 केल्विन हम बोलते हैं। तो भाई अब एक और क्वेश्चन आ गया, बर्फ 0 डिग्री पे थी, हीट किया, हीट ने काम किया बॉन्ड को तोड़ने का, अब बन गया पानी। अब पानी भी 0 डिग्री पे है और सॉलिड यानी कि आइस भी 0 डिग्री पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइस में से और पानी में से किसके पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा पानी में, क्योंकि हीट ने बॉन्ड तोड़ दिया और उनको मोशन में ले आया। जैसे ही पार्टिकल मोशन में आए तो वो लिक्विड बना। तो क्योंकि वो लिक्विड में आ चुका है अब बर्फ़ से, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो देयरफॉर इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सॉलिड आइस के। तो लास्ट में देखो मैंने लिखा है कि जब वाटर एट 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, और जो आइस है 0 डिग्री पे होती है, तो वाटर की एनर्जी आइस की एनर्जी से ज़्यादा होती है, जबकि दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री पे सेम है। ठीक है, तो ये क्यों है वैसे इसकी एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि हमने जो लेटेंट हीट दी है वह वो वाली हीट जिसने उनके बॉन्ड को तोड़ा है, वो हीट इसकी एनर्जी बढ़ा रही है। राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो हीट विच इज, अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखेंगे अभी हम, ठीक है। सो हीट विच इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज द लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वो हीट है जिसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की तोड़ दी थी। अब डेफिनेशन क्या है, सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कुछ हीट, कितनी हीट चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट कहाँ पे हो रही होगी, मेल्टिंग पॉइंट पे हो रही होगी, और उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस हीट को एक नाम से और जानते हैं, लेटेंट हीट तो बोलते ही हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी जगह पे चेंज हो गया, वो भी सॉरी सॉलिड से लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते ही उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आई होप कि लेटेंट हीट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। लेटेंट हीट बच्चों को समझ नहीं आ पाती है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड बन गया। अब हमने हीटिंग कंटिन्यू रखी, जैसे ही हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। फिर एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वो पॉइंट जिस पे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होने की शुरुआत में आ जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन, ठीक है। और अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। ये आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के, तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का, और 373 केल्विन भी टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का, ठीक है जी। हाँ जी, तो लेटेंट, हाँ अब इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज ऑफ द लिक्विड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, पार्टिकल स्टार्ट्स लिविंग द लिक्विड स्टेट एंड फॉर्म्स द वेपर। उसी पानी को, अभी बर्फ़ से पानी बनाया था, अब पानी को गर्म कर रहा हूँ, तो गर्म करने पे क्या हो रहा है, वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होएगा। तो जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
सो देखो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और अब देखो, लिक्विड से वो गैस बनेगा, है ना। लिक्विड से जब वो गैस बन रहा होगा तो उसमें भी एक हीट यूज हो रही होगी। वो कौन सी हीट होगी? वो भी लेटेंट हीट होगी, क्योंकि देखो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो लेटेंट हीट ने सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दी थी। लिक्विड के अंदर भी तो थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी तो लिक्विड बनेगा गैस। तो वो हीट जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, वैसे ही इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक और क्वेश्चन, जब टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल भी हो रहा है और वेपर में भी बन रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर्स बने हुए हैं और जो पानी है, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? यस, डेफिनेटली वेपर्स की ज़्यादा होगी। जैसे कि वाटर की एनर्जी ज़्यादा आई थी जो कि सॉलिड से बन के आया था, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट डल चुकी थी। इसी तरीके से जो वेपर्स हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, इनके अंदर लेटेंट हीट है, ठीक है, और ये एनर्जी ज़्यादा रखते हैं किससे? वो जो कि वाटर बॉयल कर रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब कई बार ऐसा भी होता है, अभी हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से बनाया गैस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड से सीधा ही गैस बन जाता है। उस हीट को, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये आपने याद रखना है। व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गैस से सीधा ही सॉलिड बन जाए, उसको बोलते हैं हीट ऑफ डिपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है। तो हीट ऑफ डिपोजिशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने पढ़ लिया था कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होएगा जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं उनके ऊपर। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा था? सॉलिड लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। अब प्रेशर से क्या होएगा वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई गैस है, किसी सिलेंडर में कोई गैस है, उसके ऊपर आपने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाना आप स्टार्ट करोगे तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ होगा क्या कि प्रेशर बढ़ते 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 उसके पार्टिकल्स जो दूर थे वो पास आने लगेंगे। तो जैसे ही पार्टिकल दूर से पास आने लगेंगे तो होगा क्या, वो लिक्विड से गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हम घरों में एक गैस यूज़ करते हैं सिलेंडर में, एलपीजी। उसको सुनो, देखो क्या बोलते हैं उसे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। है तो वो गैस, बट उसको हाई प्रेशर पे आपने कंडेंस करके सिलेंडर में डाला है तो वो थोड़ी लिक्विफाई हो चुकी है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो देयरफॉर जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें, ठीक है, बट हम टेम्परेचर थोड़ा लो कर दें, यानी कि प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कर दें कम, तो जो वो गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। सो देयरफॉर देखो, ये हमें पता है कि सॉलिड पे जब हम प्रेशर बढ़ाएं, ठीक है, तो वो क्या बन सकता है? लिक्विड बन सकता है। जस्ट अ मिनट, मैंने ना इसमें थोड़ा सा एक गलत लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने लिखना ये था कि जब गैस पे, या मैंने गैस लिखना था, हाँ यहाँ पे, जब हम गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, गैस से प्रेशर बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है और टेम्परेचर कम कर देते हैं। सो गैस पे टेम्परेचर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो बन गया लिक्विड। तो एक चीज़ है सॉलिड CO2। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है गैस। बट एक सॉलिड CO2 होता है, उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस।
जो सॉलिड CO2, अभी आप कहोगे सॉलिड कैसे हो सकता है CO2? CO2 सॉलिड हो सकता है, सपोज जो गैस थी उसके ऊपर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो लिक्विड बन सकता है। तो आप इमेजिन करो कि गैस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया कि वो सीधा लिक्विड के बाद सीधा ही सॉलिड बन गया, तो वही क्या है, ड्राई आइस है। तो CO2 को ड्राई आइस कहते हैं और ये बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं। डेफिनेटली आप गैस से सॉलिड बनाओगे तो प्रेशर तो आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। सो सॉलिड जो CO2 है, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करा जाता है। और अगर आपने इसको CO2 गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम कर दो तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अभी एक चीज़ ये देख लो, जब सॉलिड से बनाना है लिक्विड तो टेम्परेचर बढ़ाया, उसे बोलते हैं फ्यूज़न, हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ा था। लिक्विड से सॉलिड बनाना तो सॉलिडिफिकेशन, ओके। लिक्विड से गैस बनाना है तो वेपराइजेशन। बट अगर गैस से लिक्विड बनाना है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना है तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तो डिपोजिशन। सो ये आपको 6 प्रोसेस हैं, 6 के 6 याद होने चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। सो लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने देखा ही है क्या होता है। अगर आपने किसी बाल्टी में पानी रख दिया और उसको धूप में छोड़ दिया तो आप थोड़ी देर बाद आकर क्या देखोगे कि पानी कम हो गया। तो पानी कहाँ गया, वो इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चला गया। तो अब इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है और इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट कैसे होती है ये भी थोड़ा सा बताया था। इवेपोरेशन में क्या होता है, बॉइलिंग में तो देखो जब वाटर बॉयल हो रहा होता है तो पूरा का पूरा वाटर बॉयल हो रहा है, पूरा का पूरा वाटर बॉयल हो रहा है, तो पूरे के पूरे वाटर के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो धीरे धीरे लिक्विड से गैस बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। बट इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो हमने पानी की बाल्टी रखी थी उसके ऊपर जो धूप पड़ रही थी, सन रेज पड़ रही थी, सो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना पानी की, जो बाल्टी की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ तक पानी भरा है सबसे ऊपर वाला, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसलिए ऊपर की सरफेस वाला जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, नीचे वाला नहीं होता, ठीक है। सो इवेपोरेशन में क्या है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन देखो, चेंज ऑफ लिक्विड टू द वेपर। लिक्विड से वेपर तो बनेंगे बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, धूप में रखा हुआ था, उसका टेम्परेचर 40-50 हो गया होगा जितना कि बाहर टेम्परेचर होगा। जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा, बट वो बाल्टी में से पानी इवेपोरेट होने लग गया। अब 45 डिग्री पे हुआ है, 100 डिग्री पे तो नहीं हुआ। तो therefore, so the change of liquid to the vapor below the boiling point is known as evaporation. So evaporation तो आपको समझ आ गया। अब समझते हैं कि evaporation का रेट कितना ज़्यादा हो सकता है, कितनी evaporation होगी, कितनी कम होगी। तो भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा evaporation। वेरी सिंपल। विंड स्पीड, भाई विंड स्पीड से पहले ये पढ़ लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, देखो एक एयर है, जैसे ये रूम है, इस रूम की कुछ तो कैपेसिटी है कि इसमें इतने ही इसमें 20 बच्चे आ सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। जब इसके अंदर 20 बच्चे आ जाएंगे तो अगर एक और बच्चा आएगा तो बैठने में थोड़ी दिक्कत होगी, बैठ नहीं पाएगा। वो कब बैठ सकता है, वो तभी बैठ सकता है जब कोई बच्चा उठ करके जाए, समझ गए। तो 20 बच्चों की कैपेसिटी थी तो 20 के 20 बैठे हैं, एक और आना चाह रहा है वो नहीं आ पाएगा, वो तब आ पाएगा जब कोई एक उठ के जाएगा, यानी कि 20 ही रह सकते हैं एट ए टाइम। तो जब कभी इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन होने के बाद जो वेपर हैं वो हवा में यहीं पे आसपास रुक जाते हैं। तो एयर की भी तो कैपेसिटी है कि वो कितने वेपर ले सकती है। तो जब एयर की कैपेसिटी फुल हो गई कि अब इससे ज़्यादा वेपर नहीं आएंगे, तब वो क्या करेगी, वेपर्स नहीं लेगी। तो अगर ह्यूमिडिटी यानी कि वेपर्स एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हैं तो इवेपोरेशन कम होगा। बट अगर एटमॉस्फेयर में वेपर कम है यानी ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो अब सपोज करके वेपर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में वेपर भरे हुए हैं तो और इवेपोरेशन तो हो नहीं पा रहा। तो उसको कैसे कर सकते हैं, बहुत तेज़ हवा चली, जितने भी यहाँ वेपर थे सबको उड़ा करके ले गई। जैसे ही वो सबको उड़ा करके ले गई तो इस जगह से वेपर कम हो गए, वेपर कम हो गए तो ह्यूमिडिटी कम हो गई। तो इसका मतलब अब और वेपर आ सकते हैं, तो जैसे और वेपर आ सकते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। सो विंड स्पीड से इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया, भाई एक बाल्टी, एक बड़ा टब, एक पौंड, तालाब
किस में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? डेफिनेटली पॉन्ड में, तालाब में, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उतना ही बड़ा पोर्शन गर्म होगा और उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। आई होप इवेपोरेशन डन है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है, विंड स्पीड से, सरफेस एरिया से, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। सिर्फ यही पॉइंट था, एक चेंज था। अब 3 स्टेट पढ़ ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट आइंस्टीन और कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके 2 स्टेजेस और बताई हैं मैटर की। 4th स्टेज का नाम है प्लाज्मा। ये एक्स्ट्रा में दे रखा है, बस सीख लो। तो प्लाज्मा क्या होता है? अगर किसी गैस को, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल के लिए, उसको आयनाइज कर दें, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ दें। जैसे वाटर होता है ना H2O, H2O को अगर तोड़ दें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, सपोज करके वाटर के जो वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, वाटर के वेपर भी H2O ही हैं, है ना। तो अगर उनको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तोड़ दें तो वो एक और स्टेज होगी, उसको बोलेंगे प्लाज्मा। 4th स्टेज थी। 5th स्टेज BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये क्या स्टेज है? ये कहते हैं कि अगर हमने कोई ऐसी गैस ले ली, कैसी गैस ले ली भाई? एक ऐसी गैस ले ली जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। कितनी कम है भाई डेंसिटी उसकी? जो आपकी एयर है एटमॉस्फेयर में, उसकी डेंसिटी से 100 गुना कम या फिर 1000 गुना कम। ठीक है, इतनी कम डेंसिटी वाली गैस को जब बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे ले जाएं, उसको बहुत ज़्यादा कूल करने लगें, तो जो एक और नई स्टेट उभर के आएगी उसका नाम होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो गाइस, दिस इज़ एंड फ्रॉम माय साइड। अब आप सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।